So hello students, welcome to the online lecture for design for steel structures. In today's lecture, we will be learning about the tension member, the types of failure in a tension member and its design steps. So let's start. So as we have studied in the last lecture about compression member, so a compression member is a member in which there acts two compressive forces on the extreme ends. Similarly, in tension member, when two pulling forces act on a member, then it is termed as a tension member. जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था कि एक कंप्रेशन मेंबर वो मेंबर है जिसमें आपका जो फोर्सेस है वो एक्सट्रीम एंड पे पड़ रही हैं और साथ साथ वो दोनों तरफ से उसको दबा रही है. सिमिलरली कंप्रेशन मेंबर में अगर हम बात करें टेंशन मेंबर की, तो टेंशन मेंबर एक मेंबर है जिसमें दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो इसको क्या कर रही है, पुल कर रही है, इसको पुल कर रही है. तो ये मेंबर आपका कहलाएगा एक टेंशन मेंबर. तो इसके एग्जांपल हैं टाई, वायर, फ्लैट सेक्शन एटसेट्रा. तो जो अपने ब्रिजेस में देखे हैं तो उसमें टेंशन मेंबर भी होते हैं, कंप्रेशन मेंबर भी होते हैं. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि फेलियर कौन कौन से होते हैं टेंशन मेंबर में. तो फेलियर आपने जैसे हमने रिवेटेड और बोल्टेड में पढ़े थे. तो फर्स्ट है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, मतलब जो आपका टोटल सेक्शन है, मेंबर है, वो यील्ड कर गया या अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच गया. सो व्हेन टेंशन फोर्स एक्ट on a member then the whole section get deformed in yielding. तो जब टेंसाइल फोर्स पड़ती है तो पूरा का पूरा मेंबर क्या होता है, अपनी उसमें यील्ड कर जाता है. मतलब अगर ये आपका एक मेंबर है तो अगर इसमें फोर्सेस पड़ेंगी तो ये कुछ इस तरीके से यील्ड कर जाएगा. ये एक कंडीशन है जिसमें ये यील्ड कर सकता है. तो जो इसका स्ट्रेंथ है as per WSM, so ST equal to sigma AT into AG, where sigma AT is the permissible stresses in the section and AG is the total gross area. अगर हम LSM में बात करें मिड स्टेट में, तो जो आपका इसकी जो यील्डिंग स्ट्रेस होगी या स्ट्रेंथ होगी वो होगी आपकी AG into Fy upon gamma M1, where Fy is the grade of steel and gamma M1 is the partial फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन यील्डिंग. ओके, तो इसको जो गामा M1 की वैल्यू हम लोग 1.10 लेते हैं. Ag आपका क्रॉस एरिया ऑफ प्लेट है. तो ये हमारा पहला टाइप का फेलियर है. दूसरा है व्हेन नेट सेक्शन रप्चर्स. नेट सेक्शन रप्चर्स में व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट ऑन अ मेंबर एंड द मेंबर फेल्ड अलोंग इट्स नेट एरिया. अब नेट एरिया क्या होता है, इट इज द ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल इन द नेट एरिया. जो आपके होल्स होंगे जिसमें आपके कनेक्शंस लगे होंगे उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे टोटल एरिया में से, तो वो आपका नेट एरिया होगा. नेट एरिया मीन जहाँ पर आपकी सॉलिड प्लेट है. सो व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट ऑन अ मेंबर एंड द मेंबर फेल्ड अलोंग इट्स नेट एरिया इज कॉल्ड नेट सेक्शन रप्चर. तो जो रप्चर नेट सेक्शन में होगा, मतलब होल्स में ना होगा, बाकी प्लेट में होगा, वो आपका कहलाएगा नेट सेक्शन रप्चर. तो इस केस में अगेन अगर हम देखें WSM से, तो ये आपका ST इक्वल्स टू AN इंटू सिग्मा AT. तो AN यहाँ पर सिर्फ एरिया चेंज हुआ है, एरिया आपका AN जो है वो नेट एरिया है. एंड इन दिस केस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट विल बी 0.9 AN Fy अपॉन गामा M. ये आपका LSM से. आपको जो डिज़ाइन करना है वो LSM से ही करना है, पर आपकी नॉलेज के लिए इसमें WSM की वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी है. फिर AN इज़ द नेट एरिया एंड गामा M इज़ द FOS इन रप्चर. तो इस केस में 1.25 लेते हैं, जबकि हमने पुराने केस में 1.10 लिया था. तो इन ग्रॉस एरिया वी विल टेक गामा M इक्वल टू 1.10 एंड इन केस ऑफ नेट एरिया वी विल टेक इट एज 1.25. सो इफ चेन बोल्टिंग और रिवेटिंग इज डन. चेन बोल्टिंग मीन चेन मतलब एक सीरीज में लगाया गया है या रिवेटिंग करी गई है इस तरीके से, एक सीरीज में एक इक्वल दूरी पे है ये सारे जो रिवेट्स है या बोल्टिंग है. तो उस केस में जो AN होगा विल बी AG माइनस रिडक्शन ड्यू टू द होल. तो इन होल्स को एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग. ये जो होल्स है इनको एक्सक्लूड करके हम लोग
जो एरिया बचेगा वो हमारा नेट एरिया होगा, एंड ए एन इक्वल टू ए जी आपका है जो विड्थ इंटू द ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट माइनस एन इज द नंबर ऑफ होल्स, डी नॉट इज द diameter of hole and t is the thickness of plate. So formula becomes an equal to b minus n d naught into t. तो ये इसका यहाँ प्लेट दिखाई गई है, इस जगह पे आप देखेंगे प्लेट दिखा रखी है, इसमें डी नॉट आपका एक पर्टिकुलर होल का डायमीटर है, पी फोर्सेस दोनों तरफ एक्ट कर रही है, आप देखो टेंसाइल फोर्सेस है, पी इज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो अगर चेन बोल्टिंग या रिवेटिंग हो रखी है इस तरीके से प्रॉपर पैटर्न पे अगर हो रखा है तो वेयर ए एन will be equal to b minus n d naught into t। अगर यही जो बोल्टिंग है रिवेटिंग है ये zigzag फॉर्म में है, if zigzag bolting or riveting is done, so here an becomes ag minus deduction due to hole। तो according to IS code 800 2007 डिडक्शन ड्यू टू इंक्लाइंड पिच, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके से है, zigzag जो पैटर्न है वो zigzag है, तरीके से दिया गया है। तो डिडक्शन इंक्लाइन पिच शुड बी पी स्क्वायर टी अपॉन 4g। तो या इस कोड से वैल्यू ली है कि अगर जिगजैग बोल्टिंग या रिवेटिंग है तो उस केस में जो इंक्लाइन पिच होगी वो पी स्क्वायर टी अपॉन 4g ली जाएगी। तो डिडक्शन बिकम्स एन डी नॉट टी माइनस पिच, जो इंक्लाइन पिच है पी स्क्वायर टी अपॉन 4g। सो द फॉर्मूला ऑन सिंप्लीफाइंग बिकम्स ए जी इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट प्लस n dash upon p square t upon 4g into t, where n is again, n dash is again the number of rivets, या जो जितने होल्स करे गए हैं वो हमारे n dash होगा, क्योंकि n dash इसलिए दिखा है क्योंकि ये zigzag है। नॉर्मल कंडीशन में चेनिंग या एक प्रॉपर पैटर्न में हम उसे n से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला बिकम्स ए जी इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट प्लस एन डैश पी स्क्वायर टी अपॉन 4g इंटू टी, वेयर पी स्क्वायर टी अपॉन 4g इज द डिडक्शन ड्यू टू द इंक्लाइंड पिच। तो उसमें एक छोटा सा एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टील प्लेट ऑफ 25 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब बी आपको गिवन है, एंड 12 mm थिक आर कनेक्टेड थ्रू 18 mm डाया ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको इसने बी दे रखा है, और जो थिकनेस है वो टी आपको 12 mm दी है, एंड कनेक्टेड थ्रू 18 mm डाया, जो तो डी नॉट है आपका वो आपको दिया है 18 mm। कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ प्लेट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, 2.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 278 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2760 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले हमें गिवन डाटा लिखना है, b इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 12 mm। तो वी विल कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन सेम यूनिट। तो t 12 mm से 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, t 18 mm से 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और d नॉट आपको 2 सेंटीमीटर इसमें दिया है। तो इसको हमने 2 ले लिया है, 1 राउंड ऑफ करके। तो ए एन का जो फॉर्मूला आपको पता है नेट एरिया का, वो बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी होता है। तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट ए एन इक्वल टू 27.6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो इसमें फिर ये तो था हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए, जब इसमें पर अगर आप देखेंगे कि कहीं कहीं एंगल बी में भी लगा होता है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में छोड़ के अगर किसी अल्फा एंगल पे दिया है, तो in case of angle section, the section is placed in an angle, so here the tensile strength TDN equal to alpha AN FU upon gamma n। so इसमें alpha word add हुआ है, where alpha is the angle। so alpha if one bolt और rivet are used, अगर सिर्फ एक बोल्ट या एक रिवेट यूज हुआ है तो alpha उस केस में 0.6 होगा। if 2 bolt और 2 rivet are used, अगर 2 बोल्ट या 2 रिवेट यूज हुआ है तो उसमें 0.7 लेंगे। इफ 3 और मोर देन 3 बोल्ट और रिवेट आर यूज्ड और वेल्ड आर यूज्ड, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू 0.8 लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको अगर 1 बोल्ट या 1 रिवेट आपको दिया है तो 0.6 लेंगे आप, अब 2 बोल्ट या 2 रिवेट लिया है तो 0.7 लेंगे। अगर 3 और मोर बोल्ट, या अगर हो सकता है बोल्ट की जगह उसने वेल्टेड कनेक्शन दिया है, तो यू विल टेक अल्फा इक्वल टू 0.8। सो हियर again strength as per WSM equal to AN into gamma AT. So how to calculate net area?
ये तो हमने देख लिया। नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर ये किसी एंगल पे होगा। केस 1, if single angle section connected through a gusset plate by means of bolt, weld और rivet। अब गसेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे गसेट क्या होता है। हम ये देखेंगे गसेट क्या होता है। तो गसेट प्लेट के बारे में अगर आप देखें, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो गसेट प्लेट अगर आपने देखा होगा, ये रेलवे ब्रिजेस में या जो स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसमें एक प्लेट होती है पीछे, जिसमें कि बाकी एंगल्स लगे होते हैं, ये एंगल लगे। सो गसेट प्लेट is a thick steel sheet used for joining two or more than two adjacent structures member when they are intersecting each other। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो स्टील स्ट्रक्चर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों को एक जगह जोड़ने के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल होता है वो आपकी गसेट प्लेट होती है। तो एक तरह से एडजॉइनिंग प्लेट भी हो गई। तो ये वाला एक गसेट प्लेट है। तो आपने ये स्टील स्ट्रक्चर्स में ब्रिजेस में देखा हुआ जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर इंटरसेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। तो उस प्लेट जो कॉमन प्लेट है वो आपकी कहलाती है द गसेट प्लेट। ओके, आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं कि अगर सिंगल एंगल कनेक्शन है, देखेंगे आप ये प्लेट है, ये गसेट प्लेट है, इस पे एक सिंगल एंगल कनेक्शन लगा है बाय मीन्स ऑफ बोल्ट, वेल्ड और रिवेट, तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। सो अगर हम बात करें तो जो एरिया होगा नेट एरिया विल बी इक्वल टू A1 प्लस K1 A2। तो जो A1 है वो गसेट प्लेट का एरिया है, B उसकी विड्थ है, और इस केस में जो K1 है कांस्टेंट है कि टेंसाइल मेंबर कांस्टेंट है, तो ये होता है आपका 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो यहाँ से हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं, नेट एरिया निकाल सकते हैं इफ सिंगल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड थ्रू अ गसेट प्लेट। उसको हम लोग जो जोड़ा गया है उसको एक गसेट प्लेट के थ्रू जोड़ा गया है, सिंगल है। सो एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग A1, A1 इसमें कनेक्टिंग लेग है, उसको हम निकालेंगे A1 इक्वल टू BT माइनस ND नॉट T माइनस T बाई 2 इंटू T। तो बाय सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाइंग दिस फॉर्मूला वी गेट A1 इक्वल टू B माइनस ND नॉट माइनस T1 बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई T इसमें हमने कॉमन ले लिया। सो ये तो था आपका एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग जो कनेक्ट हो रही है इसमें। इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग जो दूसरी लेग है इसकी A2। सो हियर A2 इक्वल टू BT माइनस T बाई 2 इंटू T। सो अगेन टेकिंग T कॉमन वी गेट A2 इक्वल टू B माइनस T बाई 2 इंटू T। तो अगर हो सकता है आपको एरिया गिवन हो, अगर एरिया गिवन नहीं होगा तो आप A1 और A2 के फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो केस 1 था व्हेन सिंगल एंगल मेंबर इज कनेक्टेड थ्रू अ गसेट प्लेट। केस 2 सेम केस है, उसमें हमने क्या करा, इफ डबल एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट बाय बोल्ट, रिवेट और वेल्ड। सो अगर इस केस में इस तरीके से देखेंगे, दो एंगल आपके जुड़े हैं, ये आपकी गसेट प्लेट है, कॉमन प्लेट है जिस पे आके ये जुड़ रहे हैं, और इसमें ये दो मेंबर है, एक मेंबर ये है आपका, एक मेंबर ये है, बाय मीन्स ऑफ बोल्ट और रिवेट और वेल्ड, कुछ भी हो सकता है तीनों में, क्योंकि कनेक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो इस केस में जो AN होगा, नेट एरिया होगा, वो होगा A1 प्लस K2 A2। तो यहाँ पर क्योंकि ये दूसरा केस है तो यह जो K की वैल्यू हम K2 से डिनोट कर रहे हैं, K2 इक्वल टू 5A1 होल अपॉन 5A1 प्लस A2। तो ये आपको इसमें याद करना पड़ेगा। So A1 becomes B minus ND naught minus T by 2 into T into 2। अब ये 2 हमने क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर दो मेंबर है, 2 मेंबर्स हैं। सिंगल मेंबर में से V वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, फॉर्मूला सेम है, बस इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया क्योंकि दो मेंबर आके जुड़े एक कॉमन गसेट प्लेट पे। सो A2 की जो वैल्यू होगी, दूसरा जो मेंबर है उसका जो नेट एरिया होगा वो होगा B माइनस T बाई 2 इंटू T इंटू 2।
तो यहाँ से हम ये फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग टोटल एरिया निकाल सकते हैं। A1 बिकम्स A1 प्लस A2 अपॉन 1 प्लस 0.2 A2 अपॉन A1, ये 1 है आपका। सो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक कॉमन गसेट प्लेट पे दो मेंबर आके जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ सम कनेक्शन, बोल्ट, वेल्ड और रिवेट। तीसरा है हमारा ब्लॉक शेयर फेलियर। अब ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है, तो आप देखेंगे ब्लॉक का मतलब है, अभी हमने ब्लॉक चेनिंग पढ़ी थी ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिगर अपने राइट साइड में, तो ये जो मेंबर्स हैं, ये जो बोल्ट है आपके, ये देखो एक सीरीज में लगे, तो ये तो आपका क्या हो गया ब्लॉक। अब शेयर फेलियर मतलब ये अपनी पोजीशन से खिसक गए ड्यू टू शेयर, तो आप देखेंगे इसकी पोजीशन यहाँ थी और ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये फेलियर हो गया, अपनी जगह से छूट गया। तो उस केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो होगी आपकी AgFy अपॉन √3 गामा M1 प्लस 0.9 AnFu अपॉन गामा M। तो आपको पता है गामा M और गामा M1 की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी थी। Ag आपका ग्रॉस एरिया, Fy आपका ग्रेड ऑफ स्टील है, An आपका नेट एरिया है, Fu आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है स्टील की, Fy आपकी यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी स्टील जो यूज कर रहे हैं आप। दूसरा है, ये तो है पहला केस जब व्हेन शेयर यील्ड एंड टेंशन रप्चर, मतलब शेयर पे वो यील्ड हो गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया है, और फेलियर जो हुआ है वो ड्यू टू टेंशन हुआ है। दूसरा केस व्हेन शेयर रप्चर, शेयर में फेल हो गया है, और टेंशन यील्ड मतलब मैक्सिमम अभी टेंशन और बेयर कर सकता था पर ये शेयर में फेल हो गया है, उस केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो AgFy अपॉन गामा M1 प्लस 0.9 AnFu अपॉन √3 गामा M। तो ये सेम वैल्यूज हैं सारी, अब यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है। तो ये दो फॉर्मूले हैं अगर आपका ब्लॉक शेयर फेलियर होता है। ब्लॉक शेयर फेलियर मतलब व्हेन द बोल्ट्स और द कनेक्शन आर इन सीरीज बट दे फेल इन शेयर और टेंशन। इसके बाद आपका अगला आता है इसमें कि लग एंगल पे अगर है। अब लग एंगल होता क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंगल सेक्शन विच इज़ यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो आप देखेंगे इसमें ये आप एक हमारा एंगल है, इसको हमें इस गसेट प्लेट में जोड़ने के लिए हमने क्या करा, एक लग एंगल का इस्तेमाल करा, एक्स्ट्रा प्लेट का इस्तेमाल करा, जो क्या कर रहा है इस मेंबर को अपनी जगह पे होल्ड कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, लग एंगल। शॉर्टेस्ट एंगल सेक्शन होता है यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। वरना क्या होगा, अगर हम सिर्फ इस कनेक्शन को ही इसमें जोड़ेंगे तो ये कनेक्शन हमें फिर आगे लेके जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन वी यूज द लैग एंगल। इस तरह की क्लिपिंग हो गई इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिवेटेड कनेक्शन हो रखे हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए, और ये भी गसेट प्लेट पे रिवेट की हेल्प से जुड़ा है और कनेक्शन भी जुड़ा है। तो कनेक्शन की लेंथ इसने क्या कर दी, शॉर्ट कर दी। गसेट प्लेट हमने अभी पढ़ाई था, इट इज़ अ फ्लैट सेक्शन यूज टू कनेक्ट 2 और मोर मेंबर्स टुगेदर। सो गसेट प्लेट की तो मिनिमम थिकनेस हम लोग लेंगे, अगर सिंगल है मेंबर उस पर तो 12 mm लेंगे, और नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट 2 मिनिमम इसमें होनी चाहिए, कम से कम 2 बोल्ट या रिवेट इसमें होने चाहिए, और मिनिमम थिकनेस 12 mm की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यूज है। सिग्मा 80 जो है परमिसिबल स्ट्रेस है इक्वल टू 0.6 Fy। सो इसमें अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से थिकनेस वेरी करने के हिसाब से आपको सिग्मा 80 दिया है परमिसिबल। सो अगर सेक्शन आपका फ्लैट प्लेट सेक्शन है, फ्लैट प्लेट है, तो अगर उसकी थिकनेस अगर 20 mm तक की है तो उस केस में जो सिग्मा 80 की वैल्यू है 150 मेगापास्कल होगी। अगर फ्लैट प्लेट की थिकनेस 20 to 40 mm वेरी कर रही है तो उस केस में जो सिग्मा 80 है वो 144 मेगापास्कल होगा। सिमिलरली अगर ये 40 mm से ज़्यादा एक्सक्रीड करती है थिकनेस तो उस केस में 138 मेगापास्कल इसकी वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे जैसे थिकनेस बढ़ रही है परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू घट रही है। तो अगर यही सेक्शन आपका राउंडेड या किसी एंगल पे है तो अगर इसकी थिकनेस 20 mm है तो सिग्मा 80 की वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 150 मेगापास्कल होगी। इफ द थिकनेस इज मोर देन 20 mm इट्स वैल्यू इज 144 मेगापास्कल। तो आई होप यह आपको टेंशन मेंबर क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ।